as we have done till with the liberal nationalism, now I am standing for what did liberal nationalism stand for. Okay, see, liberalism हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म. ओके, नाउ हम ये जो लिबरलिज्म है इसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. लाइक what does it mean in political manner, what does it mean in social manner, what does it mean in economic manner. Okay, so the question is, what does liberal nationalism stand for? So now do read. Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. ठीक है, तो जनरली ये जो आइडिया था नेशनल यूनिटी का, ये कब आया? मैंने आपको बताया था अर्ली 19th सेंचुरी में, जब न्यू मिडिल एज क्लास ग्रुप बना था. ओके, जनरली उन्होंने इस आइडियोलॉजी को, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया अपनी अलाइड फोर्सेस के साथ. तो टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट और लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री. ठीक है, जनरली ये जो टर्म है लिबरलिज्म, ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मन है, जो वर्ड क्या है, लिबर, जिसका मतलब है फ्री. Now, for the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. जनरली हमने पढ़ा कि ये जो लिबरलिज्म था, जो न्यू मिडिल क्लास ग्रुप के थ्रू लाया गया था, वो किस चीज़ की बात करता था? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, की हर कोई स्वतंत्र हो, हर किसी को समानता मिले, समान रूप से जो अधिकार हैं, समान रूप से जो कानून है उनके लिए बना हो. ठीक है, अब हम देखते हैं पॉलिटिकल मैनर में ये जनरली क्या बात रखता है. पॉलिटिकल मैनर में ये बात करता है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट है, जनरली वो किन के थ्रू बने? कॉन्सेंट्स के थ्रू, लोगों के थ्रू बने. ठीक है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा? दैट लिबरलिज्म स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस बाय बर्थ. ठीक है, तो जनरली ये इन सब चीज़ों की बात रखता था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू चले या फिर एक सेंट्रल असेंबली के थ्रू चले. ठीक है, तो जनरली वो लोग ये इन चीज़ों पे बात करते थे. साथ में इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो फर्स्ट स्टेट के लोगों को मिली हुई है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा हटाया जाए, तो ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों को भी मिले. ओके, Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning man. Okay. ओके, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं था कि सबको यूनिवर्सल सफरेज मिल जाएगी, कि सबको राइट टू वोट मिल जाएगा. जनरली ये जो रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में सबसे पहला जो स्टेप उठाया गया था, ठीक है, कि आपको लिबर्टी मिलेगी, वो किन के लिए थी? जनरली लिबरल डेमोक्रेसी, राइट टू वोट उनके लिए थी जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जनरली मैन, नॉट वुमेन्स. ठीक है, तो ये जो सफरेज थी वो उनको देने की प्रोवाइड कर रहे, उनको देने की बात कर रहे थे कि जिनके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनको राइट टू वोट मिले. ठीक है, तो इसे हम यूनिवर्सल सफरेज नहीं कह सकते, कि सबके लिए बात नहीं कर रहा था ये. ओके, मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स. पॉलिटिकली वो सभी आदमी और वो सभी औरतें जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है, वुमेन्स तो सारी ही, बट मेन कौन से? जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्हें यहाँ से इन पॉलिटिकल राइट्स से निकाल दिया गया था. ठीक है, उन्हें ये पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे. ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज. कुछ ही टाइम के लिए, जब जैकोबिन क्लब आया था, उस टाइम के लिए सभी लोगों को, सभी जो एडल्ट मेल्स थे, उन्हें ये सफरेज प्रोवाइड की गई थी. अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है जैकोबिन. जैकोबिन देखो क्या था? न्यू मिडिल क्लास एज ग्रुप में एक
फिलोसफर थे जिनका नाम था रॉबस्पायर, ठीक है, 9th क्लास में मैंने आपको करवाया था। तो रॉबस्पायर का जब ये रूलिंग आई थी, जब न्यू मिडिल क्लास एज ग्रुप की रूलिंग आई थी, तो रॉबस्पायर ने जनरली इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाया था लोगों को कि आपको राइट टू वोट मिलेगा, राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, इक्वलिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इक्वल बिफोर लॉ होंगे आप लोग। तो जब ये जैकोबिन आए थे, बट हमने देखा था कि उन्होंने बहुत सारी एक्सट्रीम कंडीशंस पैदा कर दी थी, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे, लोगों को बिहेडेड कर देते थे। उनका एक टूल था जिसका नाम क्या था, गुलोटिन, है ना, जिलोटिन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में। और फिर 1971 के अराउंड, सॉरी 1791 के अराउंड उन्हें ही जिलोटिन कर दिया गया था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम रूल्स जो हैं फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम में जब जैकोबिन्स का रूल था, उस टाइम में जो है एडल्ट मेल्स को सफरेज प्रोवाइड की गई थी। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, ठीक है। और जबकि नेपोलियनिक कोड से ही इस सफरेज को लिमिटेड कर दिया गया था, ये सिर्फ उन्हें ही दी गई थी जिनके पास प्रॉपर्टी थी, बाकी वुमेन्स को इसमें से हटा दिया गया था, ठीक है। Throughout the 19th and early 20th centuries, women's and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. तो हम देख सकते हैं कि पूरी 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो वुमेन्स थी और वो लोग जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, वो ये इस चीज़ का विद्रोह करते रहते हैं, वो डिमांड करते रहते हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की, ठीक है। तो हमने पॉलिटिकली ये पढ़ा, समझ में आया कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म किस चीज़ की बात कर रहा था। पॉलिटिकली लिबरलिज्म बात कर रहा था कि वुमेन यूनिवर्सल सफरेज प्रोवाइड करे, ठीक है, जो कि प्रोवाइडेड नहीं थी, समझ में आया। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of good and capital. Generally, अगर मैं आर्थिक तौर पे देखूँ तो लिबरलिज्म किसकी बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ मार्केट की, कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम करना चाहते हैं दूसरे देशों के साथ या दूसरी कंट्रीज़ के साथ या दूसरे स्टेट्स के साथ, उस पर जो टैक्सेस आपने लागू कर रखे हैं या जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उन्हें अबॉलिश किया जाए, सो दैट कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स एंड कैपिटल को मूव कर सकें, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। मैंने आपको बताया था इमर्जिंग मिडिल क्लासेस में इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, तो जनरली वो तो यही डिमांड करेंगे ना कि उनका जो सामान है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो अच्छे से प्रोड्यूस हो पाए, अच्छे से बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो पाए, क्योंकि उनकी तो अर्निंग ही उसी से है। तो वो ये लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. क्या हुआ कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कुछ फ्रांस में जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे, ठीक है, तो उन्होंने नेपोलियन ने उसके अपनी अलग ही एक प्रेसिडेंसी बना दी थी जिसमें कि 39 स्टेट्स मिलाकर वो कन्फेडरेशन बनी थी। ईच ऑफ दिस पोजेस इट्स ऑन करेंसी एंड वेट्स एंड मीजर्स। अब ये 39 स्टेट्स क्या है, इनकी अलग अलग करेंसी थी, ठीक है, इनके अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स थे। जैसे हमारे यहाँ एक यूनिट है, किसी भी चीज़ को अगर हम सामान को नापते हैं तो किलोग्राम में नापते हैं या ग्राम में नापते हैं, तो उनके यहाँ अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स थे, ठीक है। तो क्या हो जाता था, एक देश से दूसरे देश में अगर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो उनके लिए अलग बात माननी होगी, जबकि है एक ही राजा के अंदर में जो कि नेपोलियन है, बट फिर भी क्या है कि वहाँ पे डिफरेंट करेंसी है, डिफरेंट वेट्स एंड डिफरेंट मेजर्स है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने, ठीक है, इस चीज़ को हटाया और ओनली 2 करेंसीज रह गई थी वहाँ पे, ठीक है। सी A merchant traveling in 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. ठीक है, कि अगर एक व्यापारी जो है ट्रेवल कर रहा था 1833 में हैम्बर्ग टू नूरेमबर्ग अपना सामान बेचने के लिए, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स जो हैं पास करने होते थे, ठीक है, और हर कस्टम बैरियर पर उसे एक कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी जो कि 5% होती थी उसके हर सामान का, ठीक है। मतलब क्या है, कस्टम बैरियर्स क्या होते हैं, जो सामान पर रोक लगाई जाती हैं, जो टैक्सेस लगाए करते हैं, कस्टम ड्यूटी उन्हीं को कहते हैं। तो 5% जो है हर सामान पर उसको टैक्स पे करना है हर बैरियर पर। ड्यूटीज़ वर ऑफन लिवेड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड। ये जो टैक्स लगाए जाते थे ये जनरली किसके बेसिस पे, वेट के बेसिस पर या फिर मेजरमेंट के बेसिस पे। मतलब कि अब हम कोई कपड़ा ले जा रहे हैं तो वो तो क्या होगा, मेजरमेंट में होगा ना कि कितना है, ठीक है।
तो 1 मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है, और कोई सामान ले जा रहे हैं तो वो किलोग्राम्स में होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वेट या मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली इन टैक्सेस को डिवाइड किया जाता था, लगाया जाता था. एट ईच रीजन हैड इट्स ऑन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स. दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, क्योंकि हर रीजन का अपना अपना सिस्टम था वेट एंड मेजर्स का, तो इसमें क्या है, टाइम बहुत लग जाता था कैलकुलेशन करने में. द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द LA विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जनरली जो मेजरमेंट हुआ करती थी क्लॉथ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, याद रखेंगे. मेजरिंग क्लॉथ मेजरिंग यूनिट आती है, ठीक है, क्लॉथ मेजरिंग यूनिट, तो आपने ये LA याद रखना है, LA. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मीटर है ना, वैसे ही फ्रांस में जो क्लॉथ मेजरिंग यूनिट है वो क्या है, LA. ओके, तो हर जगह पे ये LA जो है इसका अलग अलग लेंथ हुआ करता था. एंड LA ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, इन मेन्स 55.1 सेंटीमीटर, इन न्यूरेमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर एंड इन फ्रीबर्ग तो 53.5 सेंटीमीटर. तो क्या कह रहे हैं कि ये जो LA, अब हमारे यहाँ क्या है, 1 मीटर कपड़ा सबको उतना ही बराबर मिलेगा, चाहे आप खोड़ा में हो, चाहे आप वैशाली में हो, चाहे आप हरियाणा में हो, चाहे आप पंजाब में हो. ठीक है, 1 मीटर का मतलब क्या है, सेम लेंथ होगी. बट वहाँ पे क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लेंथ हुआ करती थी, उसकी अलग अलग मेजरमेंट हुआ जाता था. जैसे एक LA अगर मैं बात करूँ फ्रैंकफर्ट में तो 54 सेंटीमीटर के बराबर है, मेन्स में 55.1 सेंटीमीटर के बराबर है, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर के बराबर है, या फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर के बराबर है. तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी. ठीक है, तो जनरली आपने इसमें ये पढ़ना है कि जो आपका लिबरल नेशनलिज्म है वो किस किस बात में, किस किस फॉलो में क्या क्या बात कर रहा है. ठीक है, तो आपने इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और क्या इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली पढ़ना है इसको. ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया, मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दे रही हूँ, आप वहाँ से कर लेंगे इसे. ठीक है, see the question is here, how Europe was closely allied to the ideology of liberalism. Okay, तो यहाँ पर आपने जनरली लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को डिस्कस करना है. यहाँ मैंने आपको बताया था कि किन किन आइडियाज़ के थ्रू आप इस आइडियोलॉजी को डिस्कस करेंगे. तो ये है पॉलिटिकल आइडियाज़, यहाँ है सोशल आइडियाज़ एंड यहाँ है इकोनॉमिक आइडियाज़. अच्छा स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक आइडियाज़ में एक और पॉइंट है जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है, वो है जोल्बेराइन. सी द वर्ड जोल्बेराइन. ठीक है, जोल्बेराइन क्या है, एक कस्टम यूनियन है जो कि 1834 में फॉर्म हुई थी. जनरली क्यों फॉर्म हुई थी कि ये जो टैरिफ बैरियर्स लगाए गए ना, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, या जो ये करेंसीज थी है ना 39 स्टेट्स की अलग अलग, उन्हें अबॉलिश करने की. ठीक है, और एक सेम सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को अप्लाई करने की. ठीक है, तो जोल्बेराइन याद रखेंगे, एक कस्टम यूनियन है जो कि 1834 में फॉर्म हुई थी, और जनरली ये किस लिए हुई थी, टू अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज एंड इंट्रोड्यूस अ सेम सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, आल्सो स्ट्रेंथन द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. ओके, आई होप ये टॉपिक आपके साथ क्लियर हुआ होगा. इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ, वहाँ से आप देख लेंगे और वीडियोस पढ़ लेंगे. वीडियोस को पढ़ के रखिए, क्योंकि मैं विद इन अ वीक आपका टेस्ट लेने वाली हूँ जितना भी हो गया है, सो दैट कि आपको चैप्टर रिवाइज होता जाए.